नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट डी जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं से रिलेटेड है दोस्तों, इसको सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न पत्र है आपके बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज जो हम ये सेट डी आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे दोस्तों, यह सेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि यह सेट से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो पेपर मिलेगा दोस्तों, वह जो है तो पूरा 75 नंबर का रहेगा दोस्तों, और 3 घंटे का उसमें आपको टाइम दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा दोस्तों। निर्देश में आपको बताया जाएगा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, और उसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है दोस्तों। उन प्रश्नों के जो है तो अंक जो है तो उन्हीं के सामने दर्शाए रहेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों यह भी बताया जाएगा कि मतलब जो है तो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक जो 5 है दोस्तों, वहाँ तक केवल और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे दोस्तों। 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, और उन प्रश्नों के सामने कई सारे जो है तो 6 प्रश्न दिए रहेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नों की जो संख्या है दोस्तों वो 5 रहेंगे, लेकिन उनके अंदर जो है तो 6 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 6 पंचे 30 प्रश्न, यानी कि 30 आपको जो है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों। जिसमें से आपका पहला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा बहुविकल्प का, और दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो रिक्त स्थान का, और तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा जो है तो सही जोड़ी का, सत्य असत्य का, और जो चौथा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा सही जोड़ी का। ठीक है, और अगला एक क्वेश्चन और लास्ट वाला रहेगा दोस्तों, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दो। ठीक है, इस तरह के आपको जो है तो क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प का चयन कर लिखिए, उसको देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ओस अमन बोरो निम्न में से किस फल की किस्म है दोस्तों। ओस अमन बोरो यह किस फसल की जो है तो किस्म है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे गेहूं, धान, चाय और कॉफी। ठीक है, तो यह जो है तो खा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। धान, धान जो है धान की ही किस्म है। ओस, अमन और बोरो यह धान की किस्म है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो कितने प्रकार के होंगे दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग है दोस्तों वह कितने प्रकार के होंगे। का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्ता का साझेदारी सही है, क्योंकि जो है तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, दूसरा है देश की एकता को कमजोर करती है, तीसरा है फैसले लेने में देर करती है, और चौथा है निर्णय को मजबूत करती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा का नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, का नंबर ऑप्शन। ठीक है, सत्ता की साझेदारी किसमें सही है दोस्तों, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, मतलब जो विभिन्नताएं होती हैं, विविधता का मतलब विभिन्नताएं, ठीक है, उसको अपने आप में समेट लेती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। जैसे महाद्वीप 7 हैं। ठीक है, भारत भी एक महाद्वीप है जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है हमारा भारत। उसी प्रकार से जो बेल्जियम है दोस्तों वो किस महाद्वीप में स्थित है बेल्जियम। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो कहाँ पे है दोस्तों, तो इसका ग नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यूरोप में है। कहाँ पे है, यूरोप में। बेल्जियम किस महाद्वीप में है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है वो है भारत महाद्वीप, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है। जो भारत है वह मानव विकास की किस श्रेणी में आता है। ठीक है,
तो इसमें जो है तो ऑप्शन है अति उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। ठीक है, तो इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मध्यम श्रेणी। ना बहुत जो है तो ज़्यादा है मानव विकास सूचकांक और ना बहुत ही कम है। ठीक है, मध्यम है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि कृषि क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। ठीक है, कृषि जो क्षेत्र है उसके श्रमिक का मतलब होता है दोस्तों मजदूर, वो होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें से का ऑप्शन है अल्प रोजगार, खा ऑप्शन है अति रोजगार, गाय ऑप्शन है बेरोजगार और घाय ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों का नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अल्प रोजगार। जो कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं दोस्तों वो अल्प रोजगार के होते हैं। अल्प यानी कि कम उनको रोजगार मिलता है। जैसे कृषि में जब कृषि का सीजन आया तब उनको रोजगार मिला, जब कृषि का सीजन गया मतलब फसलें जैसे कि मान लेते हैं जैसे रोपाई, धान की रोपाई करना है, उस टाइम पे जो है तो श्रमिकों की मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे ही वो रोपाई ख़त्म हुई धान की रोपाई, वैसे ही वो जो है तो बेरोजगार हो गए क्योंकि उनको रोजगार फिर नहीं मिलता है। ठीक है, और वैसे भी कृषि के क्षेत्र में जब से ये वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाने लगी है दोस्तों, तो कृषि के बहुत सारे कार्य मशीनों की सहायता से किए जा रहे हैं, इसलिए जो है तो लोग बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर जो 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में स्थान है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में उसका कौन सा स्थान है दोस्तों, तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। ठीक है, अगला है एयर इंडिया घरेलू और जो है तो खाली स्थान वायु सेवाएं भी प्रदान करती हैं। कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय। तो चाहे इसको अंतर्राष्ट्रीय बोलें दोस्तों या जो है तो विदेशी बोलें या जो है तो या इसी को चाहे तो हम जो है तो बहुराष्ट्रीय बोलें। ठीक है, ये सब जो है तो अंतर्राष्ट्र को या विदेश को ही ये सारे नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा जो है तो सही खाली स्थान है दोस्तों कपास यानी कि कॉटन का पहला प्रतीक क्या है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा जो है तो नया युग। क्या हो जाएगा दोस्तों, नया युग। ठीक है, शिक्षा खाली स्थान सूची का विषय है तो ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। ठीक है, और ये हो जाएगा नया युग जो तीसरा नंबर है। ठीक है, जो तीसरे नंबर में है ये हो जाएगा नया युग। ठीक है, और हमारा जो पांचवा है दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खाली स्थान पर आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है, तो समानता पर आधारित होती है दोस्तों। किस पर, समानता पर। ठीक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो है राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। अगला देखते हैं दोस्तों कि देश में महिलाओं की तुलना में जो पुरुष जो होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, मतलब अधिक साक्षर होते हैं। देश में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक क्या होते हैं दोस्तों, साक्षर होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, मतलब जो है तो महिलाओं से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वस्तुनिष्ठ का 3 नंबर जो है उसका पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल पूर्ति की है। ठीक है, तो सही बात है, जल पूर्ति की है इसने इंदिरा गांधी नहर ने। दूसरा है कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा, कोंकण रेलवे का जो विकास है वह भारत के पूर्वी तट पर नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बंटा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा हाँ, बटा हुआ था। ठीक है, और 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, नहीं फेंका था, गलत है। ठीक है, और 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, हाँ लाया गया था। इंग्लैंड में जो है तो इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था 1859 में, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, भारत में 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, ये सही बात है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि आर्थिक विकास देश के जो जनसंख्या है के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, आर्थिक विकास जो है वह देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना ज़्यादा आर्थिक विकास होगा, सही बात है।
ठीक है, इसका सही इसमें जो है तो सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें से हमारा पहला है अंतःस्थलीय नदीय पत्तन। ठीक है, इसका जो है तो यहाँ पे जो है तो इसका मिलान होगा दोस्तों, तो इसका मिलान होगा दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑप्शन जो है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, और मार्सेई जो है तो इसका जो है तो ये हो जाएगा दोस्तों यंग इटली। ठीक है, और सामुदायिक जो है तो सामुदायिक कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो सामुदायिक हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, और सांप्रदायिक जो है तो ये का हो जाएगा दोस्तों, सांप्रदायिक का हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, और देश को सर्वाधिक आय जो है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देश को जो है तो सर्वाधिक आय इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 5वां नंबर। और 6वां हो जाएगा दोस्तों यही जो एक बच रहा है, वस्तुओं को आदान प्रदान की प्रणाली है क्या, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था दोस्तों टिहरी में, तो टिहरी में जो है तो बीज बचाओ, बीज जो बीज बोते हैं ना खेत में, वही बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड, जो चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और किस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की गई थी, किस दशक में। ठीक है, किस दशक में की गई थी, तो दोस्तों 1920 के दशक में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला जो यांत्रिक औजार क्या कहलाता है, जो रस्सियों और पुलियों के सहारे चलता है, फ्लाई शटल है दोस्तों। ठीक है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन जो है वह अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है, तो क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र। ठीक है, और एक भारतीय राष्ट्रीय कंपनी का नाम क्या है जो दोस्तों, वो है टाटा मोटर्स। ठीक है, भारतीय जो है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि विदेश की कंपनी का नाम है क्या दोस्तों, टाटा मोटर्स। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक वो तो खत्म हो चुके हैं, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है कि पट्टी कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, पट्टी कृषि, तो पट्टी कृषि में बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। पट्टी पट्टी बोले तो मतलब जो है तो पट्टी बनाकर उसको बांट दिया जाता है। ठीक है, और फसलों के बीच में घास उगाई जाती है, और ये जो है तो पवनों द्वारा जो है तो जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरह की कृषि को जो है तो पट्टी कृषि कहते हैं। ठीक है, मेड़ वगैरह जो बना कर कृषि करते हैं ना, वही है पट्टी कृषि दोस्तों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अथवा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब जो है तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एकदम पूरी तरह से फसलें लगा दी गई हों, मतलब कोई भी क्षेत्र वहाँ पे परती ना छोड़ा गया हो। ठीक है, वही जो है तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समोच्च जुताई किसे कहते हैं दोस्तों, तो समुच्च जुताई यानी कि ढाल वाली भूमि पर, जो ढलाऊ भूमि पर होती है ना दोस्तों, ढाल वाली भूमि पर जो खेती की जाती है वही है समोच्च जुताई दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है जहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और ढाल के साथ जल का जो बहाव है वह की गति जो है वो घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि मरुस्थलीय मृदा की जो है तो कोई 2 विशेषताएं बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषता, पहली विशेषता है कि इस मृदा में नमी कम हो रहती है। दूसरा है कि इस मृदा में खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो है कि रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम बताइए। रोपण, रोपण यानी कि रोपाई करने वाली, मतलब रोपण का मतलब यह होता है कि फसलों को एक स्थान से उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगाना ही रोपण कहलाता है। तो ऐसी फसलें हैं चाय,
काफ़ी, रबड़, गन्ना और केला, इनको एक स्थान से उखाड़ करके और दूसरे स्थान पर ले जाकर लगाया जा सकता है। ठीक है, और इन्हें वाणिज्यिक फसलें भी कहते हैं। अगला है कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो है निर्वहन कृषि, गहन कृषि, ठीक है, और जो है तो वाणिज्यिक कृषि, ये 3 है। ठीक है, निर्वहन कृषि ऐसी कृषि जिसमें केवल जीवन यापन के लिए जो है तो किसान कृषक जो है तो केवल जीवन यापन के लिए फसलें उगाता है। और गहन कृषि में क्या होता है कि जिनको जो है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो फसलों को उगाया जाए, ठीक है, वो गहन कृषि में। और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है दोस्तों, ऐसी फसलें जिनको जो है तो बाजार या मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है, वो वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर, दूरसंचार के सम्मिश्रण पर आधारित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मौखिक, चित्रात्मक, मूल पाठ, विषयक और संख्या संबंधी सूचना का अर्जन, संसाधन, भंडार और जो है तो प्रसार ही क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी है। ठीक है, और इसमें अथवा देखते हैं कि आधारभूत उद्योग क्या है दोस्तों, तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं दोस्तों जिनके उत्पादन कच्चे माल पर अन्य दूसरे उद्योगों पर निर्भर होते हैं, वो है आधारभूत उद्योग। ठीक है, जैसे जो है तो मान लेते हैं कि शक्कर है ना, शक्कर जो बनती है ना वो कच्चे माल पर आधारित होती है। कच्चा माल क्या चाहिए, उसके लिए गन्ना की ज़रूरत होती है। ठीक है, वही है आधारभूत उद्योग। ठीक है, अगला जो है जैसे तावा प्रगलन और एल्यूमिनियम उद्योग, ये जो है तो आधारभूत उद्योग है। परिवहन किसे कहते हैं दोस्तों, तो परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है तो चाहे हवा के माध्यम से जाना या जो है तो जल के माध्यम से जाना, या जो है तो जो परिवहन के साधन होते हैं जैसे कि जो है तो बस, ट्रक, ठीक है, 2 व्हीलर, ठीक है, और जो है तो कार वगैरह, इनसे जो है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही परिवहन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है दोस्तों, इसके जो घटक हैं वो बताना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब ऐसा व्यापार जो हमारे देश से दूसरे देश में हो। ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पवन हंस क्या है। पवन हंस जो है तो एक हेलीकॉप्टर सेवा है। हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करते हैं, वही है पवन हंस दोस्तों। यह तेल व प्राकृतिक तेल से भी चलता है और प्राकृतिक गैस से भी जो है तो इनको चलाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों रेल परिवहन की कोई जो है तो 2 विशेषताएं बताना है दोस्तों रेल परिवहन की। ठीक है, रेल परिवहन, रेल परिवहन क्या होता है दोस्तों, परिवहन का मतलब हमने बताया ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। ठीक है, वह परिवहन है, तो रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रेल परिवहन कहलाता है। इसकी विशेषता है रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, पहला। दूसरा है भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि की तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विनिमय दर व्यवस्था का अर्थ बताइए। ठीक है, विनिमय, विनिमय का मतलब होता है दोस्तों मतलब जो है तो किसी भी वस्तु का लेना देना। ठीक है, ही जो है तो क्या है, विनिमय है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब ऐसी वह यह व्यवस्था है दोस्तों जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, मतलब वहाँ की मुद्रा यहाँ, यहाँ की मुद्रा वहाँ, ऐसा करता है। ठीक है, वही है विनिमय दर व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम का क्या अर्थ है। ठीक है, तो दोस्तों एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनी को ही जो है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि कंपनी का मतलब निगम होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं दोस्तों कि फ्लाई शटल क्या है। ठीक है, तो रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका जो है तो बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह क्षैतिज धागे को लंबवत धागे में पिरो देती है। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को जो है तो बड़े करघे को चलाना और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी
मदद मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गिल्ड्स किसे कहा जाता है। गिल्ड्स यह उत्पादों के संगठन होते हैं दोस्तों, जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग देते हैं, उत्पादों पर नियंत्रण रखते हैं, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते हैं किसका, वस्तुओं का। ठीक है, और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते हैं। ठीक है, और शासकों में ने भी जो है तो विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के लिए उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ठीक है, संक्षिप्त में समझाइए। तो मुद्रण संस्कृति जो है दोस्तों वह भारत में, मुद्रण का मतलब होता है दोस्तों पैसा, रुपया। ठीक है, तो मुद्रण संस्कृति भारत में जो है तो राष्ट्रवाद के विकास का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है, क्योंकि राष्ट्रवाद यानी देश के जो है तो विकास का महत्वपूर्ण साधन बना है। ठीक है, जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार हुआ है और आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विचारों का प्रचार और जनसाधारण में जागृति का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुटेनबर्ग प्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस मॉडल 1448 में बनाया, जिसे गुटेनबर्ग प्रेस भी कहा जाता था। ठीक है, यह प्रेस जैतून प्रेस का एक विकसित रूप था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप किए, बनाए और गुटेनबर्ग प्रेस की 1 घंटे में, ठीक है, 250 पन्ने छाप सकता था जो गुटेनबर्ग था। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है दोस्तों वो है जीडीपी किसे कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का मतलब। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को, ठीक है, मतलब जो उत्पादन किए हैं फसलों को, उन फसलों में कितना पैसा वो कमाए हैं, उसी को जो है तो जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं दोस्तों जिनमें अर्थ कमाने के लिए, अर्थ यानी धन कमाने के लिए किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उदारीकरण क्या है। ठीक है, तो मतलब जो अवरोध लगे हैं दोस्तों, अवरोध जैसे कि टोल टैक्स देना पड़ता है व्यापारियों को सड़क पर। ठीक है, तो उस टोल टैक्स को नियंत्रित करना है, टोल टैक्स को हटा देना ही क्या है दोस्तों, उदारीकरण है। ठीक है, अगला है कंटेनर क्या है। कंटेनर कोई एक डिब्बा है दोस्तों, जिसके अंदर किसी भी वस्तु को व्यवस्थित रख करके और व्यवस्थित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसे ही हम जो है तो कंटेनर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों, जिसमें जो है तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, ठीक है, जानवर, पेड़ पौधे आदि, ये सब एक दूसरे की पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है दोस्तों, वही है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जैसे अगर जो है तो मतलब जो है तो घास है, तभी जो है तो चूहे और खरगोश हैं। अगर घास नहीं होती तो चूहे और खरगोश क्या खाते, वो मर जाते, उनका जो है तो उनकी प्रजाति ही नहीं होती। और अगर चूहा और खरगोश हैं तभी तो जो है तो उधर शेर और सर्प हैं, क्योंकि शेर और सर्प मांस खाते हैं। ठीक है, और जब ये रहेंगे ही नहीं तो मतलब जब चूहा और खरगोश नहीं रहेंगे तो फिर ये शेर और सर्प भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो खाएंगे क्या, क्योंकि मांस हमेशा दाल चावल तो खाता नहीं है, उसके लिए तो मांस चाहिए। ठीक है, तो किसी न किसी जीव का तो खाएगा ही। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मानव भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सब एक दूसरे पर निर्भर है, उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकार के प्रबंध है क्षेत्रों के वन को कितने वर्गों में बांटा गया है। सरकार ने जो है तो वन प्रबंध किए हैं, उसके लिए वनों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है वो चीज़ देखते हैं दोस्तों सरकार ने जो है तो वन प्रबंध में जो है तो वनों को जो है तो 3 क्षेत्रों में मुख्य रूप से बांटा है। पहला है आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन वह वन होता है दोस्तों जिसमें जो है तो वन को आरक्षित करने के बाद उसकी लकड़ियों का, उसकी घास का, उसके फल फूल का, मतलब वहाँ पे जाना वर्जित हो जाता है और उसकी कोई भी चीज़ को कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ सरकार के अलावा। ठीक है, वो है। और रक्षित वन क्या है, रक्षित वन वह है जिसका जो है तो आप घर बनाने के लिए या ईंधन के रूप में उस लकड़ी का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, और अवर्गीकृत क्या है दोस्तों, इसको ग्राम वन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है,
इसमें क्या होता है दोस्तों कि बंजर भूमि जो कि व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है, स्वामित्व यानी अधिकार में होती है, अवर्गीकृत वन, ठीक है, यह जो है तो व्यक्तियों के जो है तो अधिकार में होते हैं, उन्हें ही अवर्गीकृत वन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्थानीय सरकारों के क्या लाभ हैं। स्थानीय सरकार बनी, स्थानीय यानी कि क्षेत्रीय सरकार जो बनी है उससे हमको क्या लाभ है वो चीज़ देखते हैं दोस्तों। स्थानीय सरकारों से लाभ निम्न लाभ हैं। पहला लाभ है कि स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। दूसरा है इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। इसमें निर्णय लेने में लोगों की सीधी भागीदारी होती है। तीसरा है स्थानीय लोगों को स्थानीय समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है। अगला है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है दोस्तों, ठीक है, तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, ठीक है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर के स्थानीय सरकार को दी जाती है दोस्तों, तो वही जो है तो विकेंद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। पहला है स्थानीय लोगों को बेहतर समझ होती है इससे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं को बेहतर समझ होती है और लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है, ये चीज़ की जानकारी होती है, ठीक है, स्थानीय सरकार से, ठीक है। अगला है लोगों को सीधे भागीदारी होती है। भागीदारी यानी लोग सीधे उसमें साझे हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है तो किसी भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सीमाएं हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं। विनिमय का मतलब आप लोग समझते ही हैं, बता भी दिया हूं मैंने कि विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं को जो है तो लेन देन करना ही जो है तो क्या है विनिमय है। तो उसकी प्रणाली का मतलब होता है व्यवस्था। तो वस्तु को लेने देने की जो व्यवस्था है उसकी सीमाएं क्या हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो सीमाएं प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ों को खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। दूसरा है कि बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। और तीसरा है कि वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित किया गया है दोस्तों वह करना कठिन है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है मूल्यों को निर्धारित करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के लिए ऋण की भूमिका बताना है दोस्तों, ठीक है। तो विकास, अगर आपको अपना विकास करना है दोस्तों, ठीक है, विकास क्या होता है दोस्तों, विकास जो है तो कभी दिखता नहीं है लेकिन वृद्धि दिखती है दोस्तों। विकास आपका दिमाग है, अगर आपके पास पैसा है तो आप दिमाग लगा करके और अपना विकास कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आपके लिए ऋण की आवश्यकता होती है, लोन की आवश्यकता होती है। आप लोन लेने के बाद कोई बिजनेस या व्यापार करते हैं और अपना विकास करते हैं दोस्तों। वह इसी प्रकार से जो है तो विकास करने में ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों का वर्णन करना है दोस्तों। संसाधन क्या होता है दोस्तों, साधन या संसाधन। दोस्तों संसाधन क्या होता है, कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है और उसको उपयोगी और मूल्यवान मानव बनाता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है, ठीक है। तो जो उपयोगी और मूल्यवान वस्तु है वही तो संसाधन है। तो ऊर्जा के परंपरागत जो साधन है दोस्तों वो कौन से हैं। परंपरागत यानी कि काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं, ठीक है, वो जो है तो परंपरागत कहलाते हैं दोस्तों। उनका हम अगर जो है तो एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वो है परंपरागत साधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम है दोस्तों, इनका अगर हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा हम इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो धुआं बन करके उड़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक गैस भी जो है तो परंपरागत साधन के अंतर्गत आती है क्योंकि यह भी गैस, आप खाना बना लेंगे, खाना बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी गैस जो है तो ख़त्म हो चुकी है, वह गैस वापस दोबारा नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको दोबारा पे करना पड़ेगा और फिर उसको जो है तो भरवाना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों राइट होल खनन क्या है दोस्तों, जहाँ पे जो है तो खनिजों के कई सारे जो है तो मतलब जो है तो खदानें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इंसानों को ज़रूरत होती है कोयले की और कोयला जो है तो
3-4 जो है तो खनिजों के बाद है उसकी खदान, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि उस जो पहले जो खनिज लगे हुए हैं उसको जो है तो कोल करके बाहर निकाल देंगे, मतलब जो है तो सुरंग टाइप में बना देंगे और फिर जा करके उस कोयले को जो है तो वहां से निकाल लाएंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उसी को दोस्तों रैट होल खनन कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से चूहा बिल बनाता है ना दोस्तों, उसी प्रकार से इंसान बिल बना करके और जाता है और अपनी उपयोगी जो खनिज है दोस्तों उसको वहां से निकाल के लाता है और अपना जो है तो काम करता है उससे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की जो है तो व्याख्या करनी है दोस्तों। तो कृष्ण मिशन की असफलता के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से जो है तो भारत को छोड़ने के लिए मजबूर किया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कार्यकारिणी कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण यानी कि तत्काल जो है तो छोड़ने के लिए कहा गया, ठीक है। भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन दिया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान हुआ और इसी अवसर पर गांधी जी ने सिद्ध करो करो या मरो का नारा दिया, ठीक है, प्रसिद्ध नारा दिया, ठीक है। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया। इस आंदोलन का शुभारंभ गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर किया। देश के जो है तो विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कानून कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, ठीक है। मतलब जो है तो बहिष्कार का मतलब जो है तो जो विदेश की चीज़ें हैं, विदेशी जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग करने से मना कर देना ही जो है तो बहिष्कार है। उनके द्वारा दी गए जॉब वगैरह को छोड़ देना ही जो है तो बहिष्कार है दोस्तों, ठीक है। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो है राजनीतिक दलों की उपयोगिता बताना है दोस्तों। जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल यानी कि राजनीति करने वाले दल, जैसे कि मान लेते हैं भाजपा पार्टी हो गई है ना, बहुजन समाज पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये सब क्या है? राजनीतिक दल है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी हो गई, ये सब राजनीतिक दल हैं। इनकी उपयोगिता बताना है दोस्तों, ठीक है। तो निम्न कारणों से इनकी उपयोगिता है दोस्तों। पहला कारण देखते हैं कि विशाल देशों में एक या दो व्यक्ति द्वारा शासन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारधारा के समूह राजनीतिक दल ही शासन का संचालन कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक जो है तो अकेली जो राजनीतिक दल है वो पूरे देश में शासन नहीं कर सकती, इसीलिए एक से अधिक राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।